Hello dear students, myself is Mohammad Hussain, Environment Science lecturer from Government Higher Secondary School of Chambal. So आज हम फिर वही टॉपिक लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, दैट वाज क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. सो उसके हमने इम्पैक्ट्स लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसको थोड़ा और रिकैप्चर करते हुए इसके साथ हम आज international actions regarding the combating this global warming and the climate change वो चीज़ आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी इसके इम्पैक्ट्स. जैसे हमने अर्लियर डिस्कस किया, सबसे पहला इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट था दैट वाज द क्लाइमेट चेंज. ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहला इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज क्या होते हैं और किस तरह से ये हमारे आज की जो क्लाइमेटिक सिस्टम है विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये जो क्लाइमेटिक सिस्टम चेंज किया है. और ये भी हमने देखा कि दैट इज़ obviously because of the human activities. The main cause is human activities. So second was the melting of glaciers. Melting of glaciers, ice sheets है ना, glaciers हो या ice sheet हो, ice sheets हो and polar ice, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. थर्ड वाज द राइज ऑफ सी लेवल या सी लेवल राइज. सी लेवल राइज भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि किस तरह से, यानी दो खास फैक्टर्स लाइक थर्मल एक्सपेंशन एंड द एक्सेस मेल्टिंग ऑफ दिस ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स जो है टोटल लेवल ऑफ द सी गेट इंक्रीज्ड बाय. जैसे कि हमने देखा कि लास्ट जो ख़ास तौर पर 100 या 150 साल पहले का जो पीरियड रहा उसके अंदर कुछ ख़ास मात्रे में सी लेवल जो है राइज हुआ है. और ये ऐसा नहीं है कि ये पास हुआ है, ये राइज जो है कंटिन्यूस है. और एक एस्टिमेशन नासा के द्वारा बताया गया है कि हर साल जो है तकरीबन 3.3 मिलीमीटर सी लेवल राइज हो रहा है. और आगे प्रेडिक्शंस है कि आगे आने वाले कुछ सालों में से फॉर एग्जांपल अप टू 2065 देयर विल बी 40 to 60 सेंटीमीटर ऑफ द सी लेवल राइज. या अगर 2100 तक आप जाते हैं तो कम से कम ये कुछ 80 सेंटीमीटर तक सी लेवल राइज हो सकते हैं. तो सी लेवल राइज का इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसके क्या नतीजा हो सकते हैं. फोर्थ हमारे पास इसका इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट वाज दैट ऑन दी प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी जैसे हमने देखा कि किस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स पे उसके बहुत बुरा असरात हो सकते हैं. जिसमें हमने देखा कि या तो स्पीशीज़ कंपोजिशन चेंज हो सकते हैं, वहाँ पर स्पीशीज़ कंपोजिशन चेंज और आपके जो कुछ प्लांट्स है शायद इस वार्म क्लाइमेट को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट हो सकते हैं. इसी तरह से एनिमल्स पे भी इसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. ख़ास तौर पर आप देखें जो एनिमल्स खास वो पोलर रीजन्स के अंदर यानी बर्फीली जगहों में ज़िंदगी करते हैं, वहाँ अब गर्माहट पैदा होना शुरू हो रहा है. तो उससे उनके लिए ये एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकते हैं जब थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो ऐसे में प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी इसके बुरे असरात हो सकते हैं. एज़ फॉर दी आवर एग्रीकल्चर इज़ कंसर्न, एग्रीकल्चर पे हमने देखा कि जो हमारे अभी जो हमारे फर्टाइल लैंड्स ज़्यादातर हमारे एक्वेटर के आसपास है वो या मिडिल लैटिट्यूड्स के अंदर जो हमारे फर्टाइल लैंड्स है वो शायद या तो ज़्यादा ड्राउट्स हो सकते हैं वहाँ पर, या ज़्यादा वेट या फ्लड्स की वजह से वहाँ ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन ना रहे. और ये फर्टाइल जो है थोड़ा नॉर्थ की तरफ या पोलर रीजन्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं. और हो सकते हैं वो जो हायर लैटिट्यूड्स के जो एरियाज है वहाँ थोड़ी सी फर्टिलिटी जो है बढ़ जाए. तो ओवरऑल ये देखा गया है कि नेट जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है तकरीबन 40% ये नेट प्रोडक्शन कम होने की चांसेस है. एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कम होने की चांसेस है बिकॉज ऑफ द वार्म क्लाइमेट. ठीक है. तो और ये जो क्लाइमेट चेंज है बहुत सारे
प्लांट्स एनिमल्स के एक्सटिंक्शंस का भी चांसेस बन जाते हैं. इफ़ द सीवियर क्लाइमेटिक चेंजेस ऑकर्स दैट मे कॉज मास एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है, इस तरह से ये जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं. फिफ्थ इम्पैक्ट हम देखा कि एक्सट्रीम वेदर एंड हीट, क्योंकि हम देख रहा है कि लास्ट 5 डिकेड से कि साल का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है टेम्परेचर रिकॉर्डिंग है वो साल ब साल जो है बढ़ते जा रहा है. और हमने ये देखा कि 1980 से ये हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर रिकॉर्ड करना शुरू किया अप टू 2012 कि स्लाइटली ये हाईएस्ट टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड करता चला गया. लेकिन लास्ट 15 के बाद 16, 17, even 2019 was recorded as most highest temperature, highest जो hot temperature रिकॉर्ड किया गया 1990s में, 19 में. सो ये सारी चीज़ें हमें ये दिखाते हैं कि अब ये टेम्परेचर जो है या बहुत तेज़ी से हॉट टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है. समटाइम्स बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर भी एक्सट्रीम कोल्ड जो है रिकॉर्ड कर रहा है. इस वजह से स्नो यानी स्ट्रॉम्स जैसी सिचुएशंस बहुत सारे सिचुएशन में, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो या इवन एशिया के अंदर हो, ये सिचुएशंस आप हमें नज़र आते हैं. तो ये एक्सट्रीम हीट्स और एक्सट्रीम वेदर की वजह से क्या होता है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये जो एक्सेस एनर्जी जब ग्लोब की तरफ जमा होना शुरू हो जाते हैं, ये ज़्यादा वाटर को वार्म करते हैं, ओशन के वाटर्स को, यानी जल्दी से यहाँ पर क्या बनते हैं, वाटर इवोपोरेट हो जाते हैं. ये प्रेसिपिटेशन बहुत तेज़ी से किसी जगह पे हैवी प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से फ्लड जैसी यानी ऑकरेंस जो है या इवेंट्स, फ्लड जैसे इवेंट्स है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं. और हम आज देख भी रहा है कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, जब यहाँ एशियन कॉन्टिनेंट पे ये जो मानसून का सीज़न चल रहा है, तो साउथ ईस्ट एशियन के वहाँ जो है क्या हो रहा है कि अब बहुत जगह अब फ्लड जैसी सिचुएशन देखने को मिलते हैं. तो ये फ्लड हो या ड्राउट हो, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी हर साल जो है इस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने देखने को मिलते हैं. तो ये सारे जो है मेजर इम्पैक्ट्स है आपकी क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का. अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल बॉडीज़ है, गवर्नमेंट से, वो इस फिनोमेना को कंबाइट करने के लिए क्या क्या एक्शंस या क्या क्या तैयारियां किया जा रहा है और क्या करना चाहिए. तो देखिए, इंटरनेशनल एक्शन में हमारे पास सबसे पहले इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं, वो है हमारे पास दैट इज़ द रियो जेनेरो समिट. 1992 में एक समिट होते हैं वहाँ पर ब्राज़ील के अंदर, रियो जेनेरो में. वहाँ वो समिट होते हैं. उस समिट के अंदर, जिसको हम आर्थ समिट कहा जाते हैं, आर्थ समिट के अंदर जो है कन्वेंशन हुआ था, दैट इज़ अंडर यूएन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज. यूएनएफसीसी के द्वारा एक कन्वेंशन होते हैं जिसको हम क्लाइमेट कन्वेंशन भी कहा जाते हैं, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन कहा जाते हैं. इस कन्वेंशन के द्वारा 1997 में, दैट वाज अराउंड 11 दिसंबर 1997, पहला इम्पोर्टेंट टेरिटरी या कन्वेंशन या एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड होते हैं, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड होते हैं टू कोप दिस पर्टिकुलर चैलेंज या टू डील विद दिस पर्टिकुलर चैलेंज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. जिसमें हमने ये देखा कि इम्पोर्टेंट बहुत सारे नेशंस जो है इसके, यानी दुनिया के बहुत सारे जो मेंबर्स, यूएन के मेंबर्स कंट्रीज है, उन्होंने पार्टिसिपेट कराया. और अप टू 97 कंट्रीज हैज़ बिन इसको रिकॉग्नाइज किया था, इस कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेट किया था. तो इस 1997 जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, दैट वाज एट क्योटो, जहाँ जापान का एक हिस्सा है. क्योटो, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल भी कहा जाते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल
1997 11 दिसंबर 1997 में पहला ये कॉन्फ्रेंस ग्लोबल वार्मिंग को डील करने के लिए हुआ था। और इसमें ख़ास बात ये था कि यहाँ पर दो ख़ास पीरियड टू ऑफ द कमिटमेंट यहाँ पर यानी हमने क्या करना था कि 2008 से 2012 तक पहला यह इस प्रोटोकॉल का कमिटमेंट था रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। इनफैक्ट ये जो अर्थ समिट है उसका मेन कारण था यूएनएफसीसी का मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू रिड्यूस द डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस इन आवर क्लाइमेटिक सिस्टम। जो हमारे इंटरफेरेंस है डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस in our climatic system. इस कन्वेंशन जो हमने बताया कि जो 1990 दैट वाज इन 1992 वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हुआ कन्वेंशन हुआ उसके अंदर हमने ये ऑब्जेक्टिव किया कि वी हैव टू रिड्यूस दिस डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द क्लाइमेटिक सिस्टम, है ना, वो हमने करना था। और इसी चीज़ को हासिल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल एग्जिस्ट होते हैं, इसके एग्जिस्टेंस होते हैं और इसका मेन मकसद रहा कि आपकी कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना, कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना, क्योंकि मेजर जो ग्रीन हाउस गैस है, हालांकि इसके इस प्रोटोकॉल के अंदर 6 ऐसे इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना था। इसमें जो मेजर है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये ह्यूमन इंड्यूस्ड हो या ओवरऑल ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो हमारे ह्यूमन इंड्यूस्ड जो ग्लोबल वार्मिंग है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी इसी मेजर्स जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस कहाँ कर रखते हैं वो है कार्बन इमिशन पे, यानी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पे, कि फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग को काफ़ी कम किया जाए। और इसके अलावा दूसरे इम्पोर्टेंट गैसेस लाइक मीथेन है या नाइट्रस ऑक्साइड है या इवन कुछ CFCs जैसे HFCs है या PFCs है, ठीक है, इस तरह की, या SF यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SHF जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ऐसे कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट 6 ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करना था, इनके इमिशन को रिड्यूस करना था। और ये जो रिडक्शन एक बाइंडिंग यहाँ पर लॉ था, ये बाइंडिंग रूल था जिसके तहत ख़ास तौर पर 2008 से 2012 जो है 2 ख़ास कमिटमेंट पीरियड रखा था। One was the 2008 to 2012 and second was 2013 to 2000 that is 20 this जो आज के साल चल रहा है, ये सेकंड कमिटमेंट पीरियड था। तो पहला कमिटमेंट पीरियड में कम से कम 5% यानी बिलो फर्स्ट कमिटमेंट के अंदर जो है 5% at the level of 1990, यानी 1990 के 5% 1990 के लेवल से 5% कम जो है कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना था, जो पहला कमिटमेंट थे। सेकंड कमिटमेंट में तकरीबन 18% एट द 1990 लेवल, यानी 1990 लेवल पे 80% कम करके ये 18% जो है कम करना था कार्बन इमिशन या ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को। तो ये 2 इम्पोर्टेंट कमिटमेंट पीरियड उसमें रखा गया था क्योटो प्रोटोकॉल में, और इसका इन्फोर्समेंट हुआ था इन Feb 2005 में इसका इन्फोर्समेंट हुआ था। तो होता क्या है कि जैसे ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, जैसे जैसे इस प्रोटोकॉल की जब इन्फोर्समेंट का टाइम आ जाते हैं, जब इफेक्ट यानी इसकी
जब इम्प्लीमेंट करने के समय आ जाते हैं तो बहुत सारे नेशंस जो है इस क्योटो प्रोटोकॉल को, या तो जैसे कुछ नेशंस ने फ्लेक्सिबिलिटी मेजर्स, फ्लेक्सिबिलिटी की नाम से इस कार्बन इमिशन को कम करना यानी हेसिटेट कर रहा था। कुछ नेशंस इससे विड्रॉ भी कर रहा था, जैसे कनाडा जैसे नेशंस जो है इस टेरिटरी से अपने आप को बाहर करने की कोशिश कर रहा था। तो ओवरऑल देखा कि यहाँ पर ख़ास जो कमिटमेंट था दैट वाज अराउंड 36 नेशंस। 36 नेशन थे जो इस कमिटमेंट के साथ अपने आप को बाइंड करके रखे थे, जो हार्डली कम ही मात्रा में कार्बन इमिशन को बनाते थे। लेकिन जो मेजर प्लेयर्स थे वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कमिटमेंट देखा नहीं गया। तो ऐसे में हमारे पास जब 2012 आ जाते हैं तो वो कमिटमेंट पूरी तरह से पूरा नहीं हो जाते हैं, उस समय पहला कमिटमेंट का एक्सपायर हो जाते हैं। और उसके बाद दोहा समिट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इंटरनेशनल एक्शन। दोहा समिट 2013 में आ जाते हैं। तो दोहा समिट के अंदर जो है फिर फर्दर सेकंड कमिटमेंट को आगे जाके लेने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे नेशंस जो है क्या करते हैं, या तो विड्रॉ हो जाते हैं वहाँ से, या तो इसको रेक्टिफाई नहीं करते हैं। तो उस वजह से ये भी उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। आगे 2020 भी आ जाते हैं, फिर भी इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होते। इसके बाद आ जाते हैं इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल एक्शन रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ कार्बन इमिशन, वो है पेरिस कॉन्फ्रेंस। पेरिस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाते हैं। पेरिस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या है कि ये 2015 यानी दिसंबर 2015 में इसका फॉर्मेशन होते हैं पेरिस के अंदर। इसमें भी सारे नेशंस ये सब ज़्यादा इफ़ेक्टिव और यूनिवर्सल माना जाते हैं, क्योंकि इसको भी ज़्यादा नेशंस ने, मैक्सिमम नेशंस ने इसको रेक्टिफाई किया गया है। और इसके अंदर कुछ ख़ास बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मेन जो फीचर वो ये है कि आपका जो ग्लोबल एवरेज राइज ऑफ टेम्परेचर है वो आप क्या करेंगे, बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एट द अबव प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, है ना। प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लेवल से जब जो राइज हो रहा है टेम्परेचर, उसको 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो रखना था। 2 डिग्री सेल्सियस से अबव इसकी राइज को होने नहीं देना। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसके फीचर था। हालांकि 2018 में हमारे पास IPCC का रिपोर्ट आ जाते हैं। IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो एक रिपोर्ट देते हैं कि अगर हम इस राइज ऑफ टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से बिलो मेंटेन नहीं किया गया तो इसके बहुत बुरे नतीजे हमारे सामने हो सकते हैं। तो हमारा जो अभी रिसेंट जो हमारे इस पेरिस कॉन्फ्रेंस को और ज़्यादा अच्छी तरह से जब हम इसको रेटिफाई करते हैं तो वहाँ जो है हमारा जो बिलो 2 डिग्री है उसको और भी ज़्यादा नीचे आना है, क्योंकि 1.5 भी अगर स्लाइटली राइज हो जाते हैं ग्लोब का टेम्परेचर तो इसका भी बहुत बुरे नतीजे हमारे सामने हो सकते हैं। सो दिस वर सम इंटरनेशनल एक्शंस। अब होता क्या है, हुआ क्या है, हम इस चैलेंज को यानी जो ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे डील कर सकते हैं, यानी हमें क्या करना है। सो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास कुछ ख़ास चीज़ों को हमें अडेप्ट करना है अपनी लाइफ के अंदर, ख़ास तौर पर अपने जो लोकल लेवल पे कुछ ख़ास चेंजेस हमें लेना है, या हमारे जो नेशन लेवल पे है, रीजन लेवल पे, या रीजनल लेवल पे, या नेशनल लेवल पे, तभी जाके ये जो इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का वो कम हो सकते हैं। तो चेंजेस हमने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने फॉसिल फ्यूल जैसी इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्सेज को हमने रिप्लेस करना है बाय सम अदर फ्यूल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि आज हमारे पास हम जिस दिशा में चल रहा है इसमें हमारे एनर्जी रिसोर्सेज को अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे, ग्लोबल एनर्जी रिसोर्सेज की सिनेरियो देखेंगे कि आज से पहले यानी अराउंड 90% जो है एनर्जी रिसोर्स कुछ साल डिकेड पहले जो है वो इसी फॉसिल फ्यूल से ही आते थे।
यानी अब क्या हो रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा लोग जो है दूसरे रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना शुरू किया, जिसमें हमारे पास रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं. रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक दी हाइड्रो पावर एनर्जी, लाइक दी सोलर एनर्जी. उसके अलावा छोटे छोटे अमाउंट में आज हम जियोथर्मल एनर्जीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है, या ओशन थर्मल एनर्जी हो, या टाइडल एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो. तो इस तरह की एनर्जीज़ का रिप्लेस कर रहे हैं हम इस चीज़ को, फॉसिल फ्यूल्स को. हालांकि आज भी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर तकरीबन 70 से 80% जो है वो इसी फ्यूल से ही एनर्जी हमें हासिल होते हैं. एक ये है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को या क्लाइमेट चेंज को डील करना है, हमने इस फ्यूल को रिप्लेस करना है किसी भी सूरत. इस फ्यूल के अल्टरनेटिव्स हमें देखना होगा. सेकंड, ये हमारे पास टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पर ज़रूरी है. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से फॉर एग्जांपल आज देखेंगे कि हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इनएफिशिएंट यानी जो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को हम ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से इसको इम्प्रूव करना है, इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है. ख़ास तौर पर जब हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो पोल्यूशन को लेके हमने आगे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हासिल करना है जो ज़्यादा इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ हो. तो टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी या टेक्नोलॉजिकल एडाप्टेशंस भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है. थर्ड, कि ये जो क्लाइमेटिक चेंज है ये इनफैक्ट ये यानी एक इमीडिएट रिवर्सिबल चीज़ नहीं है, क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसके आगे चलता रहेगा. तो एडाप्टेशन भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर बन जाते हैं. एडाप्टेशन यानी हम इस चेंजिंग क्लाइमेटिक के अंदर अपने आप को कैसे एडेप्ट करते हैं. एडाप्टेशन जैसे फॉर एग्जांपल आज देख रहा है कि फ्लड जो है हमारे आज की डे टू डे का एक इवेंट बन रहा है कि हर साल जब हमारे यहाँ मानसून आते हैं तो फ्लड जैसे सिचुएशंस रहते हैं. तो हमें प्रिपेयर करना होगा अपने आप को कि भाई हम किस तरह से इस फ्लड के साथ अपनी ज़िंदगी कर सकते हैं. कि हम यानी ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आपके घर बनते हैं तो इस तरह से बने कि जहाँ पर ये फ्लड इवेंट्स होते हैं उससे उसकी नुकसानात जो है या इसके इम्पैक्ट जो है मिनिमाइज़ किया जाए. तो वेल प्रिपेयर्ड. या दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने की ज़रूरत है. डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम देख रहा है कि ये जो नेचुरल इवेंट्स है वो दिन ब दिन साल ब साल बढ़ते जा रहा है. तो इस तरह डिज़ास्टर इवेंट्स जो है हमारे लाइफ का एक हिस्सा बनते हैं. तो ऐसे में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट यहाँ रोल बनते हैं और इनको ज़्यादा इफ़ेक्टिवली ऑपरेट करना ज़रूरी है. तो ये सारे हैं कि हम कैसे इस को हम कैसे डील कर सकते हैं. रिसेंटली हम देख रहा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग है जो है कोविड-19 का जो आज हम देख रहा है, वो जो पैंडमिक हम देख रहा है, इस वजह से आजकल कुछ लोग कहते हैं कि आपका जो एवरेज हमारे जो कार्बन इमिशन है वो तकरीबन 6% रिडक्शन हुआ है. तो इससे शायद कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए. लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो जो कार्बन इमिशन रिडक्शन है वो एक टेम्पररी है जो शॉर्ट समय के लिए हो सकते हैं. आफ्टर जो रिकवरी होने के बाद कि इकोनॉमी फिर से अपने आप को रिकवर कर जाएंगे. तो और सेकंड थिंग ये है कि आपका जो क्लाइमेटिक चेंज है वो पास होने वाली चीज़ नहीं है, एक पास सिचुएशन पे नहीं रहेगा. तो क्लाइमेटिक चेंज जो है वो कंटिन्यूस रहेंगे. तो ऐसे में हमें लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So these were some important international actions regarding the carbon emission. Now, next हमारा जो important topic बचते हैं, अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा समय नहीं है. Still we will discuss the topic only, that is ozone layer depletion. तो ये हम कल डिस्कस करेंगे ozone layer depletion. तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन जो है वो एक फिनोमेना जो आज जो इस दिशा के अंदर एक गुड न्यूज़ ये है कि ओजोन जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हुआ है. कुछ ख़ास रिपोर्ट्स के दौरान ये बता रहा है कि हमारे अंटार्कटिका के ऊपर हो या आर्कटिक के ऊपर हो जो है
ओजोन होल काफ़ी हद तक रिकवर हो रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी हम इंशाल्लाह कल से हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि ओजोन कहाँ पर होते हैं, ओजोन का क्या रोल होते हैं, अगर ओजोन डिप्लेशन होते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है और इंटरनेशनल एक्शंस इसके रिगार्डिंग क्या है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास समय नहीं है। थैंक यू।